अस्सलामुअलैकुम। जॉइंट सेशन में आपको खुश आमदेद कहते हुए मैं हूँ सैयद आयशा नाज और आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं साबिक एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब नसीरुद्दीन खान नैयर साहब। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें राना मुबशर साहब और अतर कासमी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा भी आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। और आज है 12 जुलाई और 12 अगस्त यानी एक महीने का फासला इस हुकूमत की रुखसती तकरीबन सवा नेज़े पर है। तो पोस्ट PDM सिनेरियो क्या हो सकता है? इस वक्त सभी बातें हवाओं में हैं कि निगरान वज़ीर आज़म मुतवक्का तौर पर कौन हो सकता है और वो सारा प्रोसेस क्या होगा। इसके अलावा इंतखाबात की तारीख़ असम्बली तहलील कब होगी, 8 को होगी, 11 को होगी या 13 अगस्त को, मुख्तलिफ़ तारीख़ें सामने आ रही हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट है वो क्या बता रहे हैं कि कब उनकी हुकूमत जारी है, वो सुने पहले। मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ हमारी हुकूमत की मदद 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जब भी इलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में जब भी होते हैं, आज दुआ करें IMF की आज मीटिंग है बोर्ड की, वहाँ पर हमारा जो IMF का प्रोग्राम जो है वो आज अप्रूव हो जाए। लेकिन ये कोई मैं बार बार यही लफ्ज़ दोहराऊँगा कि ये लम्हा फ़ख्रिया नहीं है, ये लम्हा फ़िक्रिया है। ये कोई बहुत शादियाने बजाने वाली बात नहीं है। आज कोई मुकाबला नहीं है और ये ऐसी ये तकलीफ़ है कि रात को भी नींद नहीं आती। लेकिन वो कौमें जब तकलीफ़ आती है, मुश्किलात आती हैं, तो फिर वो अपनी कमर कसती हैं और फ़ैसला करते हैं कि हमने हालात का, मुश्किलात का मुकाबला करना। नींद भी रात को नहीं आती वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। बहरहाल वो यकीन दिलाते हैं और वो दुआ का भी कह रहे हैं और वो दोहरा भी रहे हैं मुख्तलिफ़ बातें, और वो बता रहे हैं कि 14 अगस्त को उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि 12 और 13 ये तारीखें हैं इस हुकूमत की रुखसती की। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा है कि 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाए, जिससे 90 दिन मिलने के चांसेस हैं। मीनवाइल कौमी असम्बली का जो अलविदाई इजलास है वो आइंदा हफ्ते तलब कर लिया गया है, जो अगले माह के वस्त तक जो ऐवान की तहलील है तब तक जारी रहेगा। और इस दौरान इंतखाबी इस्लाहात जो हैं वो ऐवान के सामने रखी जा सकती है मंजूरी के लिए। आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून क्या फरमा रहे हैं, सुने। कोई इजाफा नहीं होगा, असम्बली अपनी मदद पूरी कर रही है और जो तहलील है वो इल्मे गैब किसी के पास नहीं होता, वो हालात के मुताबिक। इल्म गैब किसी के पास नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इल्म जो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हम तक पहुंच पाया है वो ये है कि इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का पहला इजलास हुआ है। सादिक साहब उसकी सरबराही कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका बायकॉट किया है। लेकिन इसमें जो सामने आ रही हैं तरमीम वो ये हैं कि सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के बजाय पार्लियामेंट को देने की तजवीज़ है, और ये भी कि इंतखाबी अखराजात की लिमिट इतनी होगी और इस दौरान अगर कोई रिगिंग में, धांधली में मुलव्वस इंतखाबी हमला पाया जाता है तो उसकी सज़ा पहले 6 माह थी, अब 3 साल करने की तजवीज़ सामने आई है। इसके अलावा जो पोलिंग स्टाफ होगा उसकी जो लिस्ट है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और उम्मीदवार जो है वो 10 दिन के अंदर पोलिंग स्टाफ की जो तैनाती है उसको चैलेंज कर सकेगा। इसके अलावा सिक्योरिटी एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होंगे और अगर कोई हंगामी सिचुएशन पैदा होती है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की इजाज़त से ही उसको अंदर जाने दिया जाएगा। देयर आर मैनी थिंग्स, लेकिन अभी जो इसमें इंटरेस्टिंग बात है अतर वो ये है कि 1 माह के अरसे में कोशिश की जाएगी कि इन सारी तजावीज़ को मंजूर कर लिया जाए, जो कि 70 से 74 के करीब हैं। इतनी बड़ी तादाद में इंतखाबी इस्लाहात और उनकी इस तौर मंजूरी, टाइमिंग अहम समझते हैं आप इसकी? जी बिल्कुल, इंतखाबात की तरफ हम जा रहे हैं और उससे पहले कोई ऐसी इस्लाहात करना जो इंतखाबात से मुतल्लिक हों तो यकीनन वो अहम है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके नतीजे में कोई एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा जहाँ पे इल्ज़ामात नहीं लगेंगे। देखिए, हमारे इंतखाबात का इशू ये होता है कि कोई भी इंतखाबी नतीजा नहीं मानता। अभी भी कहा जाता है कि जी फलाने साल का इंतखाब ठीक नहीं था, तो क्या इन जो ये इस्लाहात की जा रही हैं इनके नतीजे में कोई ऐसा सिस्टम बन जाएगा? तो ये तो पहले तो लगता ही इस तरह है कि जितनी तेज़ी से इसको किया जा रहा है, इसमें जो हुक्मरान इत्तेहाद है और साथ फिर अपोजिशन लीडर जिस किस्म के हैं, तो मेरे ख्याल में इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि जो तमाम सियासी जमातें हैं वो मिल के करते, और एक पूरा आपके पास साल पड़ा हुआ था, आप आए थे, आप इससे पहले भी कानून साजी कर सकते थे। आखिरी मौके के ऊपर इस तरह की कानून साजी करना, और फिर कहा, ये भी खुद भी वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि 14 अगस्त जो है वो मेरी हुकूमत का आखिरी दिन है, और 14 अगस्त के हवाले से हमने तो ये भी सुना है कि उन्होंने किसी तकरीर वगैरह की भी तैयारी शुरू की हुई है। कहा जा रहा है कि जनाब आप तकरीर लिखें, वज़ीर आज़म साहब जाने से पहले कोई बेहतरीन किस्म की तकरीर भी करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन इस्लाहात के नतीजे में कोई ऐसी चीज़ आएगी जिससे
को मांगी आएगी या हमारा जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसके ऊपर जो सवालात उठते हैं वो एक तरह से फूल प्रूफ कोई निज़ाम आ जाएगा। ये इस्लाहत जो भी की जा रही हैं ये उन लोगों के मफादात को मद्देनज़र रख के की जाएंगी जो इस वक्त असेंबली के अंदर हैं, चाहे अपोजिशन वाले हों चाहे हुकूमत वाले हों, सब एक पेज पे हैं। जब एक सबसे बड़ी मुल्क की जो सियासी जमात है वो इस अमल से बाहर होगी और आधी असेंबली आपकी खाली पड़ी हुई है तो उसके नतीजे में जो मर्जी आप इस्लाहत करेंगे उसके नतीजे में आप कम से कम आप कोई कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सकते, कोई इस तरह का माहौल नहीं बना सकते जहाँ पे सबको इंतखाबात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात ना हो। तो नईर साहब, क्या आप समझते हैं कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए इस तरह की इस्लाहात मुमकिन है, इन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता और सदर भी इसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते, 1 माह के अंदर ये स्मूथली हो जाएगा काम? नहीं करते, वो ओवरनाइट भी कर सकते हैं बिकॉज देयर इज़ नो अपोजिशन इन द हाउस, ना कोई सेनेट में प्रॉपर अपोजिशन है, नेशनल असेंबली में तो बिल्कुल ही एब्सेंट है। लीडर ऑफ अपोजिशन तो बिल्कुल उनका ही पार्टी का आदमी है ऑलमोस्ट। ऐसे हालात में आप एक बिल ले आए, लेकिन अभी कोई प्रॉपर बिल सामने नहीं आया। स्पेकुलेशंस हैं और इंडिकेशंस हैं कि इन लाइंस पे इलेक्शन लॉज को अमेंड किया जाएगा। अभी रिसेंटली जो अमेंडमेंट्स की हैं वो भी काफ़ी अलार्मिंग थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमिन की थी इन द लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, डिसक्वालिफिकेशन का पीरियड उसे लिमिट करके 5 इयर्स कर दिया गया और कहा कि बस ये अब फलां फलां की नाअहली ख़त्म हो गई है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की गई कि जो प्रेसिडेंट का रोल था तारीख़ इंतखाबात मुकर्रर करने में, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके वो इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया। अब जो नया पैकेज आ रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस हैं फलां फलां, उसमें तो कोई नहीं, अगर रिगिंग पे वो सेंटेंस बढ़ाते हैं तो ये पार्लियामेंट की स्वाबदीद है। रिगिंग पे सेंटेंसिंग हमेशा स्टेट की पॉलिसी होती है। आप अगर किसी को ऑफेंस समझते हैं किसी एक्ट को तो अप्रोप्रिएट या एडिक्वेट सेंटेंस डिटरमिन करना ये स्टेट की जिम्मेदारी है और पार्लियामेंट के ज़रिए ही होगी। दूसरी जो बातें इसमें काबिल अमल हैं वो ये है क्विक डिस्पैच ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स और सिक्योरिटी स्टाफ का पोलिंग से बाहर रहना। वो पहले भी बाहर ही रहता था। क्विक डिस्पैच की पिछले इलेक्शन में कोशिश हुई थी लेकिन वो सिस्टम कोलैप्स कर गया। ठीक है, ये उसे बेहतर करें, होना चाहिए। अब जितनी क्विक कम्युनिकेशन मुमकिन है इवन थ्रू व्हाट्सएप वो होना चाहिए। एजेंट्स को रिजल्ट्स वही मिलते हैं, वो भी कर सकते हैं, पोलिंग स्टाफ भी करे। एक बात जो अहम है वो बिल्कुल है कि किसी भी जमात पे पाबंदी लगाने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास होना चाहिए कि नहीं, ये बिल्कुल नामुनासिब है। क्योंकि पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन कभी भी सिंपल मेजॉरिटी के साथ मुमकिन है। अच्छा, तो इसका मतलब एक ऐसा रास्ता खोल दिया जाएगा कि जिस जमात की भी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी होगी वो एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ लेजिस्लेशन के ज़रिए किसी भी पार्टी पे पाबंदी लगा सकती है। ये आइन के भी खिलाफ होगी। इससे पहले ये प्रोसेस था ना कि गवर्नमेंट रेफरेंस भेजती थी, अभी वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट उसको डिस्कस कर ले बैठ के कि इस जमात पे पाबंदी होनी चाहिए या नहीं। वो फेडरल गवर्नमेंट का काम है। कैबिनेट पहले भी तो कैबिनेट ने करना, जो फेडरल पार्लियामेंट में बहस कर लेना, पार्लियामेंट कर ले, दैट विल नॉट बी बाइंडिंग अपॉन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा जाना जरूरी है, वो ही रहना चाहिए, किसी तौर उसमें तरमीम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर पार्लियामेंट में आपकी मेजॉरिटी है तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोजिटली बिल्कुल एक पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगा ना, क्लोज टू मेजॉरिटी है लेकिन बट दे आर नॉट इन मेजॉरिटी, तो आप अगर उसे डिसबैंड करेंगे तो उनके सारे एमएनएस डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा ड्रैकोनियन लॉ ना बनेगा, ना बन सकता है, ना और कैमरे भी लगाए जाएंगे बूथ के अंदर अगर कल को धांधली प्रूव होती है तो वो ठीक है। रिगिंग अगेंस्ट रिगिंग जितने भी इफेक्टिव मेजर्स मुमकिन हो वो लेने चाहिए, लेकिन वीडियो एविडेंस, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन इस अंदाज में नहीं होनी चाहिए जो रिगिंग को कवर अप करे, जो रिगिंग को कंट्रोल करे, और वो लोग जो रिगिंग के जिम्मेदार हों उन्हें एग्जेम्पलरी पनिशमेंट्स होनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन हर इलेक्शन पे पोलिंग डे पे रिगिंग का इल्ज़ाम मौजूद है। ठीक है, कम अज़ कम हम पोलिंग डे पे रिगिंग को काफ़ी 2 इंतखाबात हैं जिसमें पोलिंग डे की रिगिंग मिनिमाइज हुई है, और अभी जो बाई इलेक्शन पंजाब में हुए थे लार्ज स्केल ऑलमोस्ट 20 नंबर, ठीक है, तो उसमें भी गवर्नमेंट्स और थी, ठीक है, गवर्नमेंट हमजा साहब की थी जी जी, लेकिन पोलिंग डे पे रिगिंग बिल्कुल कहीं से रिपोर्ट नहीं हुई। लोगों में भी अवेयरनेस बढ़ रही है। अब जो भी रिगिंग होती है वो प्री पोलिंग होती है, वो मैनेजमेंट होती है, और दूसरी बात के स्टाफ की लिस्ट वो पहले भी कबल अज़ वक्त पब्लिश की जाती है,
लेकिन और अब उससे ऑब्जेक्शंस इनवाइट objections होते नहीं, हैं, ऑब्जेक्शंस इनवाइट होते हैं और ऑब्जेक्शंस डिसाइड होते हैं। ठीक है। अगर किसी भी पोलिंग स्टाफ के में या किसी भी पोलिंग स्टेशन के स्टाफ चले, पे आप तो आपको इन कोई सबको इतराज है, पॉजिटिव समझ रहे हैं ना, सिवाय वो पॉलिटिकल नहीं। पार्टी का पार्लियामेंट में डिस्कशन, उसके एक अलावा और चीज जो फिजा में है वो बड़ी खतरनाक है, के वो ये है कि कोई उम्मीदवार 2 से ज्यादा हल्का इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकता। मेरा ख्याल है इंडिया में भी ऐसा ही है। और आप इसमें नहीं समझते कि इसमें बेजा अखराजात होते हैं और फिर बाद में मजीद आपको वसाइल ज़ाया करने पड़ते हैं इलेक्शन में, अगर उसमें से कोई लेकिन अब कैसे राइट को कैसे बाहर हाँ, कर लेकिन सकते इंडिया हैं? में भी ये मत ऐसा नहीं कर सिस्टम सकते। है। वील टॉक अबाउट इट। नहीं, ये मैं बता दूं, ये पर्सन स्पेसिफिक है, क्योंकि एक रिसेंट एक्सपीरियंस लेकिन हुआ सब पे है। अप्लाई हो, इमरान खान साहब ने सब पे सॉरी apply बहुत सारी सीटों से इलेक्शन लड़ डाला और सिर्फ एक हारी, बाकी सब जीत डाली। हाँ, ठीक तो है। इससे एक प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिकली, लेकिन 2 की बजाय उसे साबित 4 तो कर आपकी दें। पॉपुलैरिटी एक पे भी हो सकती है, लेकिन नहीं, ये है 3 कि कर दें, सब 4 पे कर दें। apply होगा आने वाले दिनों में, जाहिर है टू बी ऑन सेफर साइड नहीं होगा। ठीक है, टू बी ऑन ये सब सेफर साइड लिमिट कर दें, लेकिन रीजनेबल लिमिट। राणा साहब आप क्या समझते हैं तरमीम का असल बेनिफिशियरी कौन हो सकता है? बेनिफिशरी तो देखें जी, जो लोग बैठे हुए इस वक्त वही होंगे, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। और इसमें अगर पीटीआई की लीडरशिप जो है, अगर वो असेंबलियों से बाहर ना जाती तो मेरे ख्याल में हालात डिफरेंट होते। लेकिन चले, वो तो खत्म होगी बात। लेकिन अब मसला ये है कि आगे जो है, अगर ये कहा जाए कि कोई भी उठेगा इलेक्शंस के बाद और इलेक्शन के बाद ये कहेगा कि उसको रिजल्ट जनाब ये फलां हलकों के या फलां कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी जिसने भी लड़े, चाहे एमएनए की सीट पे या एमपीए की सीट पे, जो हारेगा उसमें से मेजॉरिटी लोग आप फिर देखेंगे कि वो यहाँ पे चीखते रहेंगे जनाब के जनाब हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और अगली जो असेंबली होगी वो अपना टेन्योर पूरा भी कर जाएगी, लेकिन उन्हें कोई रिलीफ ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये कहानी है कि चलती रहेगी और इसमें कोई ये रुकने वाली नहीं है। देयर इज नो स्टॉपिंग टू इट। तो ये जो भी इलेक्शन हारेगा वो इसका यहाँ पे जनाब एक तमाशा लगा रहेगा और वहाँ पे अपने आर्गूमेंट चलते रहेंगे और 5 साल वो ये अपना केस ही लड़ता रहेगा, उसको कोई रिलीफ नहीं मिलना है सच। लेकिन ये जो दूसरी बात हो रही है ना जनाब कि आप अगर इस पे एमपीए की सीट पे भी लड़ना हो और एमएनए की सीट पे भी लड़ना हो, बिल्कुल ठीक बात है। पीटीआई की लीडरशिप ने जनाब पीछे जो अभी रिसेंटली उन्होंने जो काम किया था 9 मई से पहले कि जी हर सीट पे वो खुद लड़ना शुरू हो गए थे, दैट वाज टेकन इन अ बैड टेस्ट by the people who are in the corridors of power now. So वो इसलिए एक तो एक्सरसाइज भी होती है, लंबी चौड़ी एक्सरसाइज होती है इलेक्शन कमीशन की, अखराजात भी होते हैं, ठीक है, बट देन अगेन यहाँ पे हमारे डायनामिक्स डिफरेंट है। अगर हमारे पास सूबे ज़्यादा हों, यानी कि 4 सूबे 5 सूबे, इससे ज़्यादा अगर हम सूबों में मज़ीद तकसीम ज़्यादा सूबे बना लें तो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी हमारे लिए अच्छा होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें भी किसी हद तक जनाब यहाँ पे शफाफियत आ सकती है, क्योंकि अगर छोटा सूबा होगा और उसमें जनाब हर सूबे में अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं लोग, तो वो वहाँ पे उनको मैनेज करना आसान होगा। यहाँ पे मैनेजमेंट का इशू बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ अवेलेबल है इलेक्शन कमीशन के पास, वो तो पर पोलिंग स्टेशन एक बंदा है, ठीक है जी। तो एक बंदा अगर पर पोलिंग स्टेशन अगर बने तो उसको अगर आप पूरा उसकी कैलकुलेशन कर लें तो दैट इज़ नॉट इनफ, वो बिल्कुल सही नहीं है। और उसके लिए उनको इलेक्शन कमीशन को तो मेरे ख्याल में मजीद बंदे इंगेज करने पड़ेंगे और उनकी मेरे ख्याल में इंगेजमेंट होनी चाहिए। इंगेजमेंट के बाद उनकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए और ट्रेनिंग होगा, वो एक प्रोसेस है। लेकिन देन अगेन उन्होंने किया है ये प्रोसेस, उसको एक्सरसाइज किया इलेक्शन कमीशन ने ये प्रोसेस। लेकिन क्या स्टेटस है राणा साहब? वो मरदमशुमारी आयशा ये है कि देखें, मरदमशुमारी तो किसी हद तक आपने कंप्लीट कर ली हुई है। नई हल्का बंदियां जो है वो एक इशू है, वो अभी नई हल्का बंदियां जो है वो होनी है। तो नई हल्का बंदियों में भी एतराजात उठेंगे, वो उसमें ऑब्वियसली जो लोग पुराने बैठे हुए जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं वो उनको सूट नहीं करेगा। नए हल्कों में नई हल्का बंदियां होंगी तो अगर उनको नया इलाका मिलेगा वहाँ पे उनको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लोगों के साथ जाके रिजू करना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, वहाँ पे अपना वोट बैंक बनाने के लिए उन्हें एक टीडीएस किस्म की एक्सरसाइज करने की जरूरत है। सो वो उस पर भी इतराजात उठेंगे, लेकिन नई हल्का बंदियां होनी है, इसमें कोई शक नहीं है और होनी चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, इसमें होनी भी चाहिए। और ये अगर इसी तरह प्रोसेस चलता रहे तो मेरे ख्याल में इन द डेज टू कम
इलेक्शन भी ठीक हो सकता है, कम शिकायत हो सकती है। ये मैं नहीं कहूँगा कि ख़त्म हो जाएंगी शिकायत रिगिंग की, लेकिन कम हो सकती है शिकायत, लेकिन खत्म नहीं हो सकती। हाँ, इसमें छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा जो राना साहब ने फरमाया कि, और आपने भी पूछा मर्दम शुमारी वाला, वो यकीनन एक इशू है, लेकिन हमारा बड़ा इशू मर्दम शनासी रहा है, वो उसमें थोड़ी सी कमजोरी हो जाती है, तो जिसकी वजह से मसले ज्यादा बनते हैं। बहुत खूबसूरत बात है, अगर मर्दम शनासी आ जाए सिस्टम में तो फिर शायद इस्लाहात भी मुमकिन हो पाए और फिर शिकायत भी उस तरह की ना आए जो राना साहब ने कहा कि हमेशा रहेंगी। लेकिन जनरल साहब, एक तो ये कि पहले कहा जाता था कि यही सिस्टम, इसी को एक्सटेंशन दी जाएगी, अब ये कहा जा रहा है कि जो निगरान सेटअप है वो शायद एक्सटेंड कर दिया जाए ड्यू टू सेवरल रीजंस, कुड बी कि कोई माहौलियाती इमरजेंसी हो जाए या मालियाती इमरजेंसी, चले वो बात की बात है। लेकिन सारे इत्तेहादी इस बात पर कन्विंस हो गए कि टाइमली आपने डिसॉल्व भी करनी है असेंबली और इलेक्शंस का इनेकाद भी वक्त पर होना चाहिए। सभी इस पर एग्री कर गए, इंक्लूडिंग मौलाना फजलुर रहमान। कोई ग्रैंड कंसेंसस हुआ है? ये अवामी तनकीद की वजह से, प्रेशर की वजह से है, या ये वाकई आइन की पासदारी कर रहे हैं सब के कल को ऐसा कोई ताना ना मिले? ये आइन की तो मैं खैर पासदारी इनसे तो करना बहुत ही अबस होगा। मैं अगर उर्दू सही बोल रहा हूँ, बैठे हुए नसीब नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राना साहब। अच्छा। सॉरी जनरल साहब, कानून का फॉलो करना भी आप कानून का अगर पूछा जाए उसके बारे में भी हमारी जो हुकूमत है उसके ख्यालात बड़े वाज़ेह हैं। कानून वही है जो इनको पसंद हो, जो इनकी मर्जी का हो, इसलिए आइन और कानून का तो मसला नहीं है ये। दूसरा मसला ये है कि इलेक्शन ही करवा क्यों रहे हैं? इलेक्शन करवा इसलिए रहे हैं कि पास और ऑप्शन कोई नहीं है इसके पास। डिलीट करेंगे तब भी मरते हैं, नहीं डिलीट करेंगे तब भी मरते हैं, और इसके वजूहात वो हैं जो हम सब बात करना चाहते नहीं हैं। लोगों को अंदाजा हो गया है कि अब इलेक्शन के बगैर आप जो भी करेंगे, चाहे वो IMF है, चाहे दुनिया से ताल्लुकात हैं, जब तक कोई मैंडेट लेके वाज़ेह मैंडेट के साथ, फ्रेश मैंडेट के साथ गवर्नमेंट नहीं आएगी, कोई मामला तय नहीं होंगे, ना ही मामले आगे चल सकते हैं। ये बहुत क्रिटिकल चीजें हैं। ये इनको बड़ी देर में समझ आई है PDM को बहुत पहले समझ आनी चाहिए थी। शायद हम बहुत सारी खराबी से हम बच जाते इसमें। इसमें बात हुई इलेक्शन इस्लाहात की भी, एक थोड़ी सी मदद कर दूं। इसमें प्री पोल रिगिंग तो हो चुकी हुई है। वो कैसे? आप राणा साहब शायद इसको बेहतर जानते होंगे, आप लोग शहरी हैं, नहीं पता आपको। हर हल्के में एक खास नंबर ऑफ वोट्स रजिस्टर्ड हुआ हो गया है। सिंध में अगर आपको याद हो, 2 साल पहले ये पकड़े गए थे नौजवान जिन्होंने तकरीबन कोई 30 लाख एक्स्ट्रा वोट रजिस्टर किए हुए थे बगैर किसी वजह के, और वो मुख्तलिफ हल्कों में थे जहाँ पे एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाना मकसूद था। अब जब इलेक्ट्रिक वोटिंग की बात हो रही थी तो उस वक्त यही एक मसला दरपेश था। अगर ये हो गई, वो जो जाली वोट रजिस्टर्ड है वो बाहर हो जाएंगे, तो प्री पोल रिगिंग इन हो चुकी हुई है। हैविंग सेड दैट, इस इलेक्शन के बोर्ड बहुत सही नजर लगी हुई हैं, और ये हमारे और हुकूमत के इंटरेस्ट में है कि जितना फेर हो सके हो और जितनी जल्दी हो वो हो, ताकि इनकी भी जान छूटे, हमारे भी इनसे जान छूटे। ठीक है, किसके पेश नजर क्या है? बड़े अहम निकात आपने सामने रखे। ब्रेक के बाद हम आते हैं वापस। ठीक है, वेलकम बैक टू द शो। इस वक्त जो बड़े पैमाने पर डिस्कस किया जा रहा है तो वो तो यही इंतखाबी इस्लाहात तजावीज़ है, मुजव्वज़ा तजावीज़, लेकिन इसके रास्ते में सदर रुकावट बन सकते हैं, ये चैलेंज की जा सकती हैं, ये नहीं आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अयाज सादिक साहब ने अलबत्ता ये कहा है कि सियासी जमात पर पाबंदी से मुतालिक कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। परहैप्स उन्होंने रिएक्शन चेक किया और रिएक्शन के बाद उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी। लेकिन ब्रेक से पहले जनरल साहब बात बता रहे थे कि ये कैसे राज़ी हुए इलेक्शंस करवाने के लिए, तो उसका ये जवाब था, उनका इस्तदलाल था कि इनके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था, इसीलिए ये इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अतर निगरान सेटअप पर जो एक बाकायदा टाइम लाइन है मुशावरत की भी, फिर प्रपोजल्स की भी, फिर पार्लिमानी कमेटी की भी, अभी तक उस पर आपको कहीं ग्राउंड लेवल पे काम दिखाई दिया है? देखिए, आप जो मुलाकातें हुई दुबई के अंदर, मुलाकातें हुई, जो राब्ते हो रहे हैं, वो मेरे ख्याल में एक तरह से ग्राउंड वर्क ही है। इसलिए कि वहाँ पे असेंबली के अंदर या राजा रियाज साहब की मर्ज़ी से तो ये सारे काम नहीं होंगे। ये चीज़ें पहले तय की जा रही हैं, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म का मामला भी है, दीगर मामलात भी हैं।
तो जो राब्ते हैं वो एक तरह से यही कोशिश है कि किसी तरीके से इन चीज़ों के ऊपर इतफाक हो जाए और उसके बाद निगरान वज़ीर आज़म साहब को लाया जाए। अब ये है कि निगरान वज़ीर आज़म साहब 90 रोज़ के लिए आएंगे या 60 रोज़ के लिए आएंगे, इन सारी चीज़ों पर भी मुशावरत हो रही है। आज भी वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि जनाब 14 अगस्त को तो हमारा टाइम पूरा हो जाएगा। तो ये तो अब लग रहा इसी तरह है कि अनलेस कोई बहुत बड़ी कोई तब्दीली आ जाए, मुझे नहीं लगता कि इस असेंबली की मुद्दत में इजाफा होगा। ये इसी चीज़ के ऊपर मुशावरत कर रहे हैं। अब वो जो पोस्ट इलेक्शन सिनारियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ निगरान वज़ीर आज़म का मामला नहीं है। देखें, निगरान वज़ीर आज़म तो वो लेके आएंगे, उसके साथ साथ इलेक्शन के बाद किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है, वो अक्सर चीज़ें इलेक्शन के बाद तय होती हैं। आपके पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात होते हैं बहुत सारी चीज़ें इलेक्शंस के बाद तय होना होती हैं, लेकिन इस दफ़ा जो हम एक चीज़ यूनिक देख रहे हैं, वो लोग जो एक दूसरे के अपने आप को मुखालिफ भी कहते हैं, सियासी हरीफ भी कहते हैं, वो इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन सिनारियो अभी से उसके ऊपर इत्तेफाक कर रहे हैं कि वो हमने क्या करना है। तो इसी वजह से आपको चीज़ें उस तरह नज़र नहीं आ रही हैं कि जनाब कि ये नाम आ गया, ये हो गया। तो वो सारे मामला जब तय होंगे तो अचानक आप देखेंगे कि एक निगरान वज़ीर आज़म भी आ गए और इलेक्शंस के बाद वो किस तरीके से हुकूमत चलाना चाहते हैं उसके ऊपर भी उनका अच्छा, ऐसे ना अतर थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड यूँ है, जो सवाल भी मैंने इसलिए किया कि 2013 या 2018 में ना 30-40 दिन पहले से मुशावरत का अमल शुरू हो गया था। उसके बाद जब असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो सदर ममलिकत वो एक नोटिफिकेशन, एक लेटर लिखते हैं और वो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर मुशावरत करते हैं। फिर पार्लिमानी कमेटी, अगर वहाँ तय ना हो पार्लिमानी कमेटी के पास, वहाँ तय ना हो तो इलेक्शन कमीशन के पास मामला जाता है। ये तो बात का अमल है, लेकिन अभी तक हमने वो मुशावरत नहीं देखी पाकिस्तान में। आपने दुबई की बात की, दुबई के वाले से तो कहा जा रहा है वहाँ पर कुछ तय ही नहीं हुआ। जी 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 नहीं, वो देखें, वो तो यही कह रहे हैं, वही मैं बिल्कुल आपसे 100% एग्री करता हूँ कि वो मुशावरत जो है असल में तो होता ही है ना कि आइन के अंदर चीजें लिखी हुई आपने इस तरह करनी है, उसमें पार्लियामेंट का किरदार है, हुकूमत का किरदार है, ऑपोजिशन लीडर का किरदार है, लेकिन उन सारी चीजों को तो इस वक्त बिल्कुल एक तरह से सेट असाइड कर दिया गया, साइड पर रख दिया गया। इस वक्त मर्जी अपनी मंशा के मुताबिक चीजें हो रही हैं, जिसकी वजह से आपको वो प्रोसीजर फॉलो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप निगरान वज़ीर आज़म का ही नाम ले लें, इवन जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं मेरे समेत, उनसे भी अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया, मतलब थोड़े दिन ही रह गए। तो इसी तरह चीजें चल रही हैं। तो मुझे खुद अब थोड़ी फिक्र होना शुरू हो गई है कि अभी तक राब्ता क्यों नहीं हुआ मुझसे। हाँ, आपको इससे यकीन नहीं हो रहा कि अभी भी कुछ है, अभी भी मामला जो हैं वो मशकूक ही हैं, क्या पता ये हुकूमत ना जाए, या आप समझ रहे हैं कि जा रही है 8 तारीख को? नहीं, मेरे ख्याल में ये अब जितनी भी हुकूमती शख्सियात से हमारी बात हुई, हाँ। वो इस पे बिल्कुल एडमेंट हैं कि अब हम जा रहे हैं। हाँ, 90 रोज और 60 रोज पे जो है वो उसके ऊपर वो ये कहते हैं, और उनसे पूछा जाता है जबकि आप 90 रोज में इंतखाबात हो जाएंगे, तो इसके ऊपर 2 बड़े सीनियर हुकूमती शख्सियात ने मुझे दोनों ने ये जवाब दिया कि यार अब ये हमारा इख्तियार नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अच्छा, तो यहाँ पे फिर थोड़ी सी गुंजाइश हमें और राणा साहब ने हमें बता दिया था इलेक्शन कमीशन पे किसका इख्तियार है। और अच्छा नैयर साहब, ये बड़े सहाफ़ी जैसे राणा साहब है ना, इसी तरह के बड़े जय्यद सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि जब तक एक शख्सियत नाअहल नहीं होगी इलेक्शन की तारीख नहीं आएगी। वो नाअहली कितनी दूर है नैयर साहब आपके ख्याल में? अब क्या कहा जा सकता है, ये तो डिसीजन उनका है कि वो कब पाकिस्तान में आते हैं। नहीं, नाअहली एक शख्सियत की नाअहली दूर होने तक नहीं। हाँ, वो असल में अभी सॉरी आयशा, वो आपने नाहल जिक्र किया तो अचानक उनको अब नाहल अतर भाई बात यह है कि पिछले 5-7 साल में जब भी नाहली का जिक्र आता है एक ही शख्सियत निगाह में आती है, दूसरी को आती नहीं है। अब नए लोग नाहली के लिए तैयार हो रहे हैं, बल्कि तैयार किए जा रहे हैं जी। 3 बातें हैं। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन उनकी जो मार्च के मुकदमात में या 9 मई के मुकदमात में अभी तक नथिंग इज इन दी ऑफिंग। किसी कोर्ट में किसी के खिलाफ भी कोई चालान पूरी तरह से नहीं आया कि उनकी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन शुरू हो सके। अच्छा, दूसरी बात है उनके जो मामलात नैब में हैं, तोशाखाना केस है जिसमें रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एक्सपेक्टेड है नियर फ्यूचर। इलेक्शन कमीशन के पास कंटेम्प्ट का केस है। यहाँ इन्हें नाअहली दरपेश हो सकती है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में भी, लेकिन फिर भी उनके जो राइट्स हैं, अपील के चैलेंजेस हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो ट्रायल कोर्ट्स के या इलेक्शन कमीशन का जो भी ऑर्डर होगा वो एक बार हाई कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन में या एपलेट ज्यूरिसडिक्शन में एक बार सस्पेंड ज़रूर होगा, और अगर वो सस्पेंड होगा तो नाअहली भी सस्पेंड हो जाएगी। टाइम इज़ वेरी शॉर्ट।
फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और सस्टेनेबल डिस्क्वालिफिकेशन। पहले एक साहब के साथ जो हुई है वो ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालिफिकेशन के बाद वो नैब कोर्ट से भी 2 मुकदमात में डिस्क्वालीफाई हो गए। अब अगर अमेंडमेंट को ले लें कि 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म भी हो गई, तो जो नैब लॉज की डिस्क्वालिफिकेशन है उनकी तो अभी अपील्स पेंडिंग है, वो आएंगे तो अपील्स फेस करेंगे। दूसरे बड़े साहब जो इस वक्त डिस्क्वालिफिकेशन की जद में हैं, अभी तक कोई भी ट्रायल इस मरहले पे नहीं पहुंचा कि इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन का कोई ऑर्डर ट्रायल कोर्ट या इलेक्शन कमीशन पास करे और वो एपलेट प्रोसेस से भी गुजर जाए और ऑर्डर और कल नैब की तरफ से नैब ने जो तलब किया है उन्हें 190 उसमें ज्यादा अरेस्ट ही हो सकती है ना, अभी ट्रायल तो नहीं शुरू हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप ताउन ना करें तो आपको पता है नई अमेंडमेंट्स के बाद आपको इंक्वायरी लेवल पर भी अरेस्ट किया जा सकता है। अरेस्ट ही हो सकती है ना, अरेस्ट से डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं हो जाएगी। तो अरेस्ट से जितने उनके खिलाफ मुकदमात हैं और जिस तरह से उनकी नॉमिनेशन हो रही है कि जिस केस में वो ओरिजिनली नॉमिनेटेड नहीं है वहाँ थ्रू सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो अभी शाम को किसी मुकदमा में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट लें और उन्हें जाके अरेस्ट कर लें जिसमें उनकी बेल ना हो। ठीक है, अरेस्ट तो उनकी कोई इशू नहीं है। मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि ये अरेस्ट डिसीजन एक सेपरेट इशू है जिसे टॉप लेवल पे लिया जाएगा और उसकी टाइमिंग तय होंगी। हमें तो कोई नहीं बताएगा, अचानक ये फैसला होगा और अरेस्ट हो जाएगी। अच्छा, वैसे राणा साहब सिर्फ अरेस्ट से जी बात दूसरी बता दूं कि अभी जो बात हो रही है इलेक्शन की, राणा साहब एक लम्हे के लिए, पाकिस्तान में अब जो ताज़ा तरीन तजर्बा हुआ है सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में, आइन की 2 ही सूरतें हैं। अदारे अज़ खुद आइन की शिकों की पाबंदी करें और अगर अदारे खिलाफ वर्जी करें तो सुप्रीम कोर्ट पाबंदी का हुक्म जारी कर दे। दोनों सूरतें हो चुकी। अदारों ने आइन के मुताबिक सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात नहीं करवाए, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी की, वो भी फ्लाउट हो गया ऑर्डर। ठीक है, और अच्छा, कोई कंटेम्प्ट नोटिस नहीं हुआ। सवाल है, लेकिन आज हमारे पास वक्त कम है, ये असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन दूसरी जो बातें हैं इस पे बेशक आईनी ज़रूरत और सियासी मौजूनियत। ठीक है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट आती है ये चले जाएंगे, देखना यह कि पीछे किसको छोड़ के जाते हैं। क्या सिर्फ इकॉनमी पेश नज़र होगी या ऐसी पॉलिटिकल और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो इलेक्शन में सहूलतकारी करे। ठीक है, ये दोनों सवाल अपनी जगह पर बड़ा अहम है, लेकिन वो तब जब निगरान सेटअप आ जाएगा, ज़हूर पजीर हो जाएगा, तो तब हम ये एनालिसिस कर सकेंगे। राणा साहब, सिर्फ गिरफ्तारी क्या पर्पस को सर्व नहीं कर सकती फॉर द टाइम बीइंग? नहीं, देखें इसमें सारी इसमें प्रोज एंड कॉन्स, इफ्स एंड बट्स सारे जो है वो कैलकुलेट किए जा चुके हैं। और इसमें ये कहना कि जनाब किस वक्त होगी किस वक्त नहीं होगी, वो जिस वक्त टाइमिंग अप्रोप्रिएट होगी, पॉलिटिकल टाइमिंग, पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से जो अप्रोप्रिएट टाइम होगा उस वक्त होगी। सो इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है। और ये जो निगरान वज़ीर आज़म या निगरान हुकूमत की हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं हम, इस पर भी मैं आपको खोल के बता दूं कि ये सारी एक्सरसाइज हो चुकी है और इसमें कोई इसमें ये नहीं है कि जनाब ये काबीना में ये होगा या ये नहीं होगा, ये हो चुका है। एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड। और ये डिसाइड होता है, पहले होता है, और वजीर आजम कौन होगा वो भी डिसाइड हो चुका है। अगला वजीर आजम कौन होगा, इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा, ये भी डिसाइड हो चुका है जी। नहीं, अतर काज़मी नहीं है, इधर इंटरव्यू नहीं होया, बाकी जड़ा वो बाकी इट हैज बीन डिसाइडेड। अतर काज़मी दिलों के वजीर आजम है, हमारे दिलों के वजीर आजम है। नहीं, राणा साहब की ये खबर बाउंस होने जा रही है इसी प्रोग्राम पे, ये नोट रखें, ये हम बार-बार चलाएंगे इनका ये बयान। राणा साहब आप कह रहे हैं सब डिस्कस हो चुका है, किसने किया, ये तय कहाँ पाया? नहीं, देखें ये नॉर्मल चीज है। देखें, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल। और ये जो चीजें होती है ना, ये पहले डिसाइड हो जाती है, इसकी एक्सरसाइज हो चुकी होती है। ये अगर सोचा जाए कि एट द निक ऑफ द मोमेंट, ये जब हुकूमत जाएगी या असेंबली अपना टेन्योर पूरा करेंगी तो फिर एक्सरसाइज होगी या उससे एक हफ्ता पहले होगी, नो, इट डजंट वर्क दैट वे। ऐसे नहीं होता। ये सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं। ये सारी चीजें मतलब जिसको भी जैसे भी जहां भी जो सूट करता है उस तरह अकॉर्डिंगली बना दी जाती हैं चीजें, ताकि मतलब उसमें आखिर में आप नहीं कर सकते ये सारी एक्सरसाइज कि एक हफ्ता पहले आप एक्सरसाइज शुरू कर दें। ये उसमें चेंजेस ला सकते हैं आप, उसके अंदर कुछ थोड़ी चीजें 19-20 का फर्क कर सकते हैं आप, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जनाब आप बिल्कुल एक हफ्ता पहले, जनाब अगर 8 तारीख को असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है तो आप कहें जनाब
आपके 12 के और उसके 8 और 12 के दरमियान एक्सरसाइज होगी। नो, ऐसे नहीं होता। ये इट डजंट वर्क दैट वे। इससे पहले हो चुका होता है सब कुछ। और ये मैं फिर रिपीट करूंगा, 19-20 का फर्क पड़ सकता है, लेकिन ये 10-20 का फर्क नहीं पड़ेगा। तो टिप क्या है राना साहब, कौन होने जा रहा है निगरान वज़ीर आज़म? आपके पास तो इत्तला होगी ना अगर सारा प्लान। देखिए आयशा, मैं आपको सीरियसली एक बात जो है ना, जो समझने की जरूरत है, जो भी बंदा सूट करेगा इकोनॉमी, यहाँ पे इकोनॉमी के लिए कोई बेनिफिशियरी होगा या इकोनॉमी को ठीक कर सकता होगा, या जिसके अच्छे लिंक्स होंगे विद द लेंडिंग एजेंसीज, ठीक है, मेरे ख्याल में आई पर्सनली थिंक जिसके अच्छे लिंक्स होंगे लेंडिंग एजेंसीज के साथ, या उसको वर्किंग का पता होगा कि हाउ थिंग्स वर्क इन द लेंडिंग एजेंसीज, वो मेरे ख्याल में उसको। और परवेज इलाही साहब की आजमाइश कब खत्म होगी राना साहब, ये भी कह दें ब्रेक पर जाने से पहले। लमिया उड़ीका। अच्छा, बहरहाल वो परवेज इलाही साहब जो है उनकी, देखे परवेज इलाही साहब जो है बेसिकली उनको वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उस पर वो बिल्कुल उन्होंने एक हार्ड स्टैंस लिया हुआ है, बट एट द वेरी सेम टाइम वो नहीं चाहते कि उनको ज़्यादा अरसा ही शुड बी डिटेन्ड। वो चाहते हैं कि उनको थोड़ी आज़ादी मिले, लेकिन वो अपनी थोड़ी वो होता है ना जी, थोड़ा सा थोड़ी सी ईगो भी आ जाती है। ठीक है, तो वो उनकी ईगो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ कम है, नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा जो अपने ख़ानदान के अंदर विद इन द फैमिली जो ईगो वहाँ पे जो थोड़ी सी हर्ट हुई है। लेकिन चौधरी शाफिर हुसैन तो कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब तो राजी हैं, लेकिन मुनीस इलाही साहब नहीं मान रहे, यानी जवान जो है वो पीरों। आप कुछ कहना चाहेंगे नहीं साहब बिफोर वी गो टू ब्रेक? परवेज इलाही साहब बिटवीन डेविल एंड द डीप सी, बिल्कुल इनडिसाइसिव हैं, कुछ नहीं समझ आता। अब ये ऑडियंस डिसाइड कर ले कि डेविल कौन है और डीप सी कहाँ है। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक। जो आज का दिन है, आज तय हो जाएगा IMF के साथ मामलात के सद तक तय पाए, तो आज की शाम जो है वो बड़ी बोझल है और एवरीवन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि वहाँ क्या फ़ैसला होता है। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी ज़ाहिर की जा रही है, पॉसिबिलिटी, वो यही कि फ़ंड अप्रूव कर लिया जाएगा और जो 12 जुलाई का इजलास है उसके एजेंडे में पाकिस्तान शामिल है। ब्लूमबर्ग ने भी इसे खुश आइंद करार दिया है, अमेरिका ने भी इसे खुश आइंद कहा है, बट एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान के कर्ज़ की अदायगी है वो भी एक टफ थिंग है फॉर पाकिस्तान के, वो किस तरह से इसे पूरा करेगा। जनरल साहब, IMF ने इसके साथ साथ एक तो ये कि वो पाकिस्तान की सिचुएशन को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, और राना साहब ने भी बताया कि जो आने वाले हालात हैं या दिन हैं वो उस IMF के साथ मामलात को देखते हुए तय पाएंगे। तो IMF की ये वार्निंग कि अगर शराइत पर अमल ना किया तो आइंदा इससे ज़्यादा सख्त शराइत होंगी, ये कितनी परेशान कुन बात है? ये परेशान तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान के जिम्मे जो वाजिब अदा कर्ज हैं, शायद इस साल हमने $25 बिलियन से ज्यादा वापस करने हैं जी। यहाँ पर एक अच्छी खबर कह लीजिए उसको, या बोझल के साथ कह रहा हूँ मैं, UAE ने $1 अरब पाकिस्तान में जमा करा दिया है, सऊदी अरेबिया ने भी $2 अरब हमें जमा करा दिया है। लेकिन ये सब हम अपना बैलेंस बेहतर बनाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए हम बात कर रहे हैं। एक्चुअली पाकिस्तान के पास पैसे तो हैं बहुत थोड़े। अब ये जो कर्ज हम ले रहे हैं IMF से, इसकी शराइत पूरी करना पाकिस्तान के लिए इतना ही जरूरी है जितना मैं समझता हूँ कि किसी को ऑक्सीजन की शख्स जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इसके बगैर पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो बहुत ही ज़्यादा दिगरगुन हो सकते हैं। और आपकी जितनी जो आगे की मनसूबाबंदी है वो बेस इसी चीज़ पर है कि IMF से पैसा मिल जाएगा, उसके बाद हम एक चीज़ करेंगे, दूसरी चीज़ करेंगे, तीसरी चीज़ करेंगे, वो सब मनसूबे आपके धरे के धरे रह जाएंगे अगर IMF इस तरफ नहीं आता। क्योंकि IMF के ना आने से दूसरे जो लर्निंग एजेंसीज हैं वो पीछे हट जाती हैं, मुल्क भी आपको कर्जा देने से थोड़ा हिचकिचाने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ पाकिस्तान को एक और बड़ा कदम ये भी है कि हमें रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स हैं वो भी हमें करने की बेइंतहा जरूरत है, क्योंकि ये अब जो हमारा इस साल शुरू हो गया हुआ है, इसमें जो पैसे हमें वापस करने हैं उसके लिए कहाँ से हम रिसोर्सेज लाएंगे, क्योंकि मुल्की रिसोर्सेज तो हैं बहुत लिमिटेड आपके जी। आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी बहुत ज़्यादा, आपका ज़र बाहर से आएगा बहुत ज़्यादा, तो ही पाकिस्तान इस पोजिशन में हो सकता है। तो वो देखिए, अगर अल्लाह करे वो हो जाए तो ही पाकिस्तान की इकॉनमी चल सकती है, और पाकिस्तान की इकॉनमी का चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग भी इस वक्त इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल से विचार हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो इकॉनमी के सेक्टर्स हैं उनको भी बात समझ नहीं आ रही है कैसे आगे चलेगा। तो ये सारे मामलात हैं, जब तक
IMF के इस कर्जे के साथ जुड़े हुए हैं, ये तो हमें मिलना चाहिए, इंशाल्लाह मिल भी जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा वो हमारे लिए इससे ज़्यादा परेशान कौन है, क्योंकि जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ IMF जुबान किसी और की बोलता है। टेक्निकली ठीक है, जो बात करते हैं वो अलग बात है, लेकिन इसके साथ पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स है बहुत स्ट्रॉन्ग। वो क्या हैं वो मैं नहीं जानता, अल्लाह करे कि वो ऐसे ना हो जो पाकिस्तान के नुकसानदेह हों, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की कोई ऐसी स्टेप्स लेने की पोजीशन में नहीं है जो रेडिकल हों, और रेडिकली पाकिस्तान की जो भी आउटलुक है इंटरनेशनल पॉलिसी कह लीजिए या फॉरेन पॉलिसी जो जिसको हम कहते हैं, तो वो पाकिस्तान की अगर तब्दील करने पड़ेगी तो पाकिस्तान के मसाइल बढ़ेंगे। उनको कम करने के लिए पाकिस्तान को पता नहीं क्या करेंगे, मुझे नहीं समझ आती, लेकिन ये है कि हैं पाकिस्तान के मसाइल और ये मसाइल हल करना ही हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। ये हुकूमत तो शायद अपने ये इस बैनर के साथ चली जाएगी कि हमने देखिए $3 अरब और कर्जा ले लिया जी। वो मुजाहिद के कि उस पर कोई शर्मिंदा हमें होना चाहिए कि हम हर दफ़ा हर जगह, प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा है कि मैं जहाँ जाता हूँ मेरी शक्ल में देखने से, बात सुनने से पहले उनको ये पता चल जाता है कि मैं कर्जा मांगने आया हूँ। तो जब मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव ये बात करने मजबूर हो तो बैसीद कौम भी हमें इस चीज़ को मैं समझता हूँ समझने की बहुत ज़रूरत है। और तो तमाम जो माशी जो इस्लाहात है हमारी करने की जो हमें करनी चाहिए थी हम नहीं कर सके, स्पेशली जो पावर सेक्टर है जो पाकिस्तान की इकानमी को लेकर डूब रहा है, इसका हमें बहुत जल्द कोई ना कोई हल तलाश करना पड़ेगा, वरना इतनी महंगी बिजली के साथ ना तो आपकी ज़राअत चल सकती है ना ही आपकी इंडस्ट्री चल सकती है। गैस आपके पास है नहीं है तो मामलात आपके फिर बिगड़ते जाएंगे इससे। महंगी बिजली और साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने आज ये भी कहा कि जो जितना 22% अगर आपका इंटरेस्ट रेट है तो उसके साथ आपकी बिजनेस एक्टिविटी कैसे चल सकती है। तो इसका मतलब है कि रियलाइजेशन अतर है हुकूमत में भी कि हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं और गर्दिशी कर्जे के बारे में IMF बाकायदा तौर पर वार्न कर रहा है। बट इसहाक डार साहब बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ आते हैं। वो ये बता रहे हैं कि 2025 तक महंगाई की शरह जो है वो 7% हो जाएगी, 2023 में G20 क्लब में पाकिस्तान शामिल हो जाएगा। ये कैसे होगा माशी इस्लाहात किए बगैर? जी, और 2028 में अमेरिका के पासपोर्ट पाकिस्तानी शहरियों को दिए जाएंगे। मतलब मसला ये है कि इस एक साल के अंदर कोई भी एक ऐसी चीज है जिसको देख के हमें ये लगे कि ये सारी चीजें हों। देखें, एक ख्वाहिश की बात है, ख्वाहिश मेरी भी है, राना साहब की है, इधर तमाम जितने भी मोअज़्ज़िज़ दोस्त बैठे हैं सब की होगी कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। फिर कुछ ज़मीनी हकायक हैं, क्या ज़मीन के ऊपर वो हकायक हमें नज़र आ रहे हैं जिनको देख के हम ये फैसला कर सकें कि हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे? क्या ये जो $3 अरब आएगा उसके नतीजे में पाकिस्तान में कोई मौशी इनकलाब आ जाएगा, या फिर जो कोई दोस्त मुल्क हमारे बैंक अकाउंट में पैसा रख देगा उससे मौशी इनकलाब आएगा? देखिए, चीज़ें तब बेहतर होंगी जब कुछ फंडामेंटल्स को आप बेहतर करेंगे। अगर ये कहा जा रहा हो कि आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो गया, आपकी इस चीज़ में इजाफा हो गया और ये चीज़ बेहतर होगी, फिर तो ठीक है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही। मैं यहाँ पे कोई मायूसी नहीं फैला रहा, ना ही मेरी कतन ऐसी कोई ख्वाहिश है, लेकिन ऑन द ग्राउंड सिचुएशन ये है कि इस वक्त हम तारीख की बुलंद तरीन जो है इन्फ्लेशन का हमें सामना है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि आज तक पाकिस्तान की मौशी हालत ऐसी नहीं रही, और जिस तरीके से हमारा GDP नीचे गया, शराय नमू नीचे गया, वो 1971 के बाद पहली दफा इतनी बड़ी चेंज आई कि 6% से डायरेक्ट हम 3% पे आ गया ग्रोथ पे। तो ऐसे हालात में फिर हम अवाम के साथ शऊर की तौहीन भी करें, उन्हें ये कहें कि हम एक साल में बेहतर हो जाएंगे। अब ख्वाहिश तो हो सकती है हुकूमत की भी, और यकीनन उनकी जेन्युइन ख्वाहिश होगी, लेकिन ऐसी चीजें हमें ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। ये पाकिस्तान की मईशत का जो मामला है ये सबको देखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। ये नहीं हो कि एक हुकूमत आए तो वो तब्दील कर दे, दूसरी हुकूमत आए तो वो तब्दील कर दे। यही दोस्त IMF के साथ डील करने वालों को गद्दार कहते थे। पहले कहा जाता था कि जनाब किसी सूरत में भी दूसरे दोस्त भी कहते थे IMF के पास नहीं जाएंगे। तो ये वो मामलात हैं कि जो जिसमें हमें सियासत को थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा और मुल्क का जो मफाद है उसको आगे रखना पड़ेगा। जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होगी मुझे हालात कोई बेहतर होते हुए नजर नहीं सब वक्त हमारे पास कम है। सब्ज इनकलाब 1960 के बाद सब्ज इनकलाब की बात की जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जा रही है। आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज पे काम आपको कहीं होता दिखाई दे रहा है इस ट्रांजिशनल पीरियड में? मुमकिन हो सकेगा? अभी तसव्वुराती बातें, इस हुकूमत के पास तो टाइम ही बहुत कम है। ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, दे डोंट हैव इवन 4 वीक्स। अब जैसे राणा साहब ने कहा है,
कोई एक नई टीम आएगी जिसमें हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स ज़्यादा हों और वो कोई रिस्ट्रक्चर करे इकोनॉमी को। लेकिन मैं एक बात कर दूं, पाकिस्तान में ये जो लोग कह रहे हैं कि आज ये तबाही आई है, ज़्यादा अरसा इन्होंने खुद हुकूमत की है। 88 से 99 तक इन्हीं की गवर्नमेंट्स रही हैं, दोबारा 2008 से 2018 तक इनकी गवर्नमेंट है, अभी 1.5 साल इनकी गवर्नमेंट है। आखिर इस मीशत को बर्बाद किसने किया है और क्यों किया है कि आज हालात ये हैं, आप जितना मर्जी कर्ज ले लें, जितनी मर्जी IMF से इमदाद ले लें, मुझे सिर्फ ये बता दें कि एक गरीब आदमी को आप कौन सी क्वालिटी ऑफ लाइफ देने जा रहे हैं। एक आम आदमी कैसे ज़िंदगी गुजारेगा जब महंगाई इतनी ज़्यादा होगी, सोर्सेस ऑफ इनकम नहीं होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी। इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है कि जो महंगाई का तूफ़ान आ रहा है इस टैक्सेशन के साथ, उसे एक आम आदमी कैसे मीट करेगा। ये तो सियासतदान तो मैंने आज तक कोई गरीब होते देखा ही नहीं। जिसने जिस भी इकोनॉमिक कंडीशन से पॉलिटिक्स शुरू की है पाकिस्तान में, कम से कम पावर पॉलिटिक्स से कितना मुनाफा बख्श कारोबार है कि मुझे अभी तक मेरे इल्म में नहीं है। हो सकता है कोई हो कि कोई सियासत में आने के बाद, पावर पॉलिटिक्स में शरीक होने के बाद, अभी तक तो सारी सियासी जमातें बारी बारी इक़्तिदार के मज़े ले चुकी हैं। मैंने कोई सियासतदान गरीब होते नहीं देखा। आम आदमी गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और इन सियासतदानों के पास उनकी गुर्बत का कोई हल नहीं है। लेकिन अब की बार जो है गलती की गुंजाइश निश्ता, अब की बार लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी होंगी, ये फाइनल कॉल है। राना साहब, आपने कहा कि चीजें तय पा चुकी हैं, लेकिन पहले अपने अखराजात कम करें, पहले अपने अखराजात कम करें। कहा है कि अपने अखराजात कम करें। राना गवर्नर है, उसके लिए कारें नहीं खरीद रहे हैं। और या जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, क्या उस पर भी काम हो रहा है? सॉरी, एक दफा फिर रिपीट कीजिएगा। राना साहब, ये बात हो रही है ना कि माशी इस्तेहकाम, वो सियासी इस्तेहकाम। राना साहब अखराजात कम करेंगे, ये तो 25-25 हज़ार के बर्गर खा जाते हैं। अच्छा, वो कौन सा इस्तेहकाम है जिसमें गरीब ने गरीब तर होना है? हाँ यार, आयशा दी गल ते सुनन दियो। साहब, आपने कहा चीजें तय पा चुकी हैं, तो तुसी बोल बस। चले, इससे सारी बात हमारा वक्त खत्म हो गया, लेकिन अभी IMF के साथ मामलात के हवाले से वक्त बाकी है। देखते हैं कि वहां से क्या खबर आती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए।